ये वैश्विक हिमपात का युग है। प्रलय आ चुका है और मानवता का केवल 5% ही बचा है। मैं जागृत होता हूं और राजा बनने के लिए संसाधन भी जमा कर सकता हूं। ये बहुत दर्दनाक है। असहनीय दर्द झांग यी के पूरे शरीर में फैल जाता है। ये कोई अनुभूति नहीं, बल्कि उसके साथ घटित हो रही एक वास्तविक सच्चाई है। इस समय उस पर उन लालची दोस्तों और पड़ोसियों का हमला हो रहा है जिन पर उसने कभी भरोसा किया था और जिनकी मदद की थी। संसाधनों की कमी वाले इस प्रलय में वे झांग यी द्वारा दी गई मदद की भी परवाह नहीं करते और उसके खिलाफ हो गए हैं। इस अफरा तफरी के बीच वो धुंधली सी अपनी देवी फांग और किन को भीड़ के पीछे दयनीय स्थिति में खड़ा देखता है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैंने ही उससे दरवाजा खुलवाया था। सूप बनाने के लिए तुम्हें मेरे लिए सुअर की पसली का एक टुकड़ा छोड़ना होगा। इस औरत ने झांग यी को धोखे से दरवाजा खुलवाया और फिर उसकी हत्या कर दी। झांग यी ने उसे देखा। उसकी आंखों में घृणा भरी थी। वो घमंडी और भोली थी। वो अपनी मूर्खता और दयालुता के लिए खुद को ही दोषी ठहरा सकती थी, जिसकी वजह से वो इस प्रलय में किसी और की शिकार बन गई। काश सब कुछ फिर से शुरू हो पाता। तब वो फिर कभी किसी पर दया नहीं करता और सिर्फ अपने लिए जीता। आंखों के सामने अंधेरा छा जाने के बाद झांग यी तुरंत बेहोश हो गया। हालांकि अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोली और सोफे से उठ बैठा। अभी अभी जो भयानक दृश्य उसने देखा था, वो असहनीय दर्द उसके दिमाग में अभी भी ताजा था। झांग यी हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। क्या हुआ? क्या उन दरिंदों पड़ोसियों ने मुझे मार नहीं डाला? होश में आने के बाद झांग यी ने चारों ओर सब कुछ देखना शुरू किया। ये जगह उसके लिए जानी पहचानी थी। ये उसका अपना घर था। हवा का सुहावना तापमान उसे अजीब तरह से अलग लग रहा था, क्योंकि दिसंबर 2050 में पृथ्वी 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर एक सुपरनोवा विस्फोट से प्रभावित हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक कैम्ब्रियन तूफान आया और वैश्विक तापमान में भारी गिरावट आई। झांग यी के गृहनगर तियानहाई में दैनिक तापमान लगभग -60 या -70 डिग्री सेल्सियस था। एक महीने तक बर्फीला तूफान चला, जिससे पूरे शहर जलमग्न हो गए। कहा जाता है कि उत्तरी चीन में तापमान भयावह -100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया था। पूरी भूमि बर्फ और हिम से ढक गई थी, जिससे विभिन्न जीवों का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना हुआ। इस आपदा में मनुष्य भी मारे गए, जिनमें से 95% से अधिक की मृत्यु हो गई। झांग यी खड़ा हुआ, फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और उसे गटक गया। बोतल का लगभग सारा पानी पीने के बाद, हालांकि फ्रिज में रखा पानी बहुत ठंडा था, फिर भी उसके लिए वो किसी साधारण स्नान के पानी जैसा ही था। प्रलय के समय लोगों के लिए पानी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यही था कि वे बाहर निकले और -60 या 70 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक ठंडे तापमान में बर्फ खोदकर उसे पिघलाकर पानी बनाए। ऐसा काम आसानी से ठंड से मौत का कारण बन सकता था। पानी पीने के बाद झांग यी ने अपना फोन खोला और समय देखा। उसमें 12 नवंबर लिखा था। प्रलय आने में पूरा 1 महीना बाकी था। ऐसा लग रहा था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। झांग यी ने गहरी सांस ली और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। उस महीने के अनुभव सपने नहीं हो सकते थे, खासकर शरीर के टुकड़े टुकड़े होने का दर्द। यह बहुत ही वास्तविक था। झांग यी ने अपना सिर उठाया और जीवित रहने पर खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस किया। उसी क्षण उसकी आंखों में अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति की एक चमक कौंधी। से वे लोग स्पष्ट रूप से याद थे जिन्होंने उसे उस समय मार डाला था। इस जीवन में उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वो अच्छे से जिएगा और वो अब उन दरिंदों पर दया नहीं दिखाएगा। हालांकि अगले ही पल झांग यी ने प्रलय की तैयारी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसके माता पिता का निधन हो चुका था और उसे तियानहाई शहर में 120 वर्ग मीटर का एक घर विरासत में मिला था। उसके पास 20 लाख युआन से अधिक की बचत भी थी। सामान्य तौर पर इसे काफी आरामदायक माना जाता, लेकिन प्रलय के आने से दुनिया के संसाधन बहुत कम हो जाएंगे। वो अपने पास मौजूद थोड़े से पैसे से लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था। आखिरकार जीवित रहने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। झांग यी सिर्फ जीना नहीं चाहता था, जीवन की एक निश्चित गुणवत्ता भी आवश्यक है। खान पान और मनोरंजन भरपूर होने चाहिए, अन्यथा समय के साथ व्यक्ति का मनोबल गिर जाएगा। तभी अचानक झांग यी की आंखों के सामने सफेद रोशनी की एक किरण प्रकट हुई। उसने सोचा कि ये उसकी आंखों का धोखा है और उसने अपनी आंखें मलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी क्षण अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। ऐसा लगा मानो सफेद रोशनी की ये हल्की सी किरण उसका ही हिस्सा हो और सफेद रोशनी के बारे में जानकारी उसके मन में आ गई। एक विचार के साथ झांग यी की चेतना तुरंत सफेद रोशनी में प्रवेश कर गई। प्रवेश करते ही उसने पाया कि ये एक विशाल सफेद असीम अंतरिक्ष था। अंदर का क्षेत्र अज्ञात था, जिसमें बड़े बड़े खाली स्थान थे। ये एक अंतरिक्ष है। ऐसा लगता है कि मेरे पुनर्जन्म के बाद मुझे कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हुई हैं। झांग यी को अचानक एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि गामा किरणों के अनुभव ने उसे विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। इस विशाल अंतरिक्ष में प्रलय के लिए आपूर्ति का भंडारण करना कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। हालांकि झांग यी ये जानना चाहता था कि इस जगह में वास्तव में कितनी चीजें समा सकती हैं और क्या इसमें रखी जाने वाली वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध है। उसका ध्यान तुरंत अपने कमरे में लौट आया और उसने अपने घर की चीजों को इस जगह में रखने की कोशिश शुरू कर दी। उसने चाय के कप और वॉश बेसिन से शुरुआत की, जो आसानी से अंदर रखे गए।
फिर झांग यी ने रंगीन टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर और वैक्यूम क्लीनर जैसे बड़े उपकरणों को अंदर रखने की कोशिश शुरू की। सफेद जगह ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और इन सभी चीजों को अपने अंदर समा लिया। इसके अलावा झांग यी महज एक विचार से अपने स्थानिक भंडारण से सामान निकाल सकता था। झांग यी अत्यंत प्रसन्न था। इस विशाल स्थान में वो भारी मात्रा में संसाधन संग्रहित कर सकता था। उसने अपने होंठ चाटे। उसके मन में एक साहसिक योजना बन रही थी। झांग यी वॉलमार्ट के दक्षिण चीन गोदाम में प्रबंधक था। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट श्रृंखला होने के नाते विशाल भंडार रखता था। चीन में इसके मध्य चीन, दक्षिण चीन और उत्तर चीन में 3 विशाल गोदाम थे। इन तीनों गोदामों में भंडारित आपूर्ति कई शहरों में करोड़ों लोगों की साप्ताहिक खपत को पूरा कर सकती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर झांग यी किसी गोदाम को खाली करके सारा सामान अपने पास रख ले तो वो उस सामान को न सिर्फ एक जन्म में बल्कि 10 जन्मों में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वॉलमार्ट के गोदामों में घटिया सामान नहीं होता। चाहे वो खाना हो, रोजमर्रा का सामान हो या विलासिता की वस्तुएं, सब कुछ शीर्ष ब्रांडों का और उच्च गुणवत्ता का होता है। अगर झांग यी वॉलमार्ट के गोदाम को खाली कर दे तो वो प्रलय या किसी भी परिस्थिति की परवाह किए बिना भगवान से भी तेज गति से जी सकता है। गोदाम प्रबंधक होने के नाते झांग यी हर शेल्फ, निगरानी उपकरण और कर्मचारियों के कार्यक्रम से भली भांति परिचित था। वो गोदाम को खाली करना चाहता था। ये उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। मन बना लेने के बाद झांग यी को काफी राहत महसूस हुई। तभी झांग यी के पेट से अजीब सी आवाज आई। झांग यी ने अपने पेट को छुआ, मेज पर रखे अपने खरीदे हुए खाने पर नजर डाली और बिना किसी झिझक के उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। 1 महीने में दुनिया खत्म हो जाएगी। खाने के लिए इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें हैं, मुझे इन्हें जल्दी खाना होगा, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। पैसा बचाकर रखने का क्या फायदा? दुनिया के अंत के बाद पैसा बस बेकार कागज बनकर रह जाएगा। इसे बर्बाद न करने के लिए अभी खर्च कर देना ही बेहतर है। झांग यी ने शान से मुड़कर एक बढ़िया भोजन के लिए मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट ढूंढने की तैयारी की। झांग यी अपने घर से बाहर निकला। बाहर का दृश्य शांतिपूर्ण था, मानवीय आनंद और सुख से भरा हुआ। 1 महीने में ये सब गायब हो जाएगा। बस्ती से कुछ ही दूरी पर एक मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट है। वहां एक भोजन का खर्च कम से कम 5 या 6 हजार होगा। पहले झांग यी वहां खाने से हमेशा कतराता था, लेकिन अब उसे जरा भी परवाह नहीं थी। रेस्टोरेंट में प्रवेश करते ही उसने सबसे महंगे व्यंजन मंगवा लिए। उन्होंने शातो लाफिट रॉथस्चाइल्ड रेड वाइन की एक बोतल भी मंगवाई। इस सेट की कीमत 50,000 युआन थी। रेस्तरां के वेटर भी झांग यी को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। सोच रहे थे कि वो किसी अमीर खानदान के वारिस होंगे, वरना एक आम आदमी एक ही बार में इतना महंगा खाना कैसे खा सकता है। झांग यी को दूसरों की परवाह नहीं थी। स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज पर खाना परोसे जाने के बाद उन्होंने उसे चट कर खाना शुरू कर दिया। शायद 6 महीने तक जमी हुई प्रलय झेलने के कारण स्वादिष्ट भोजन देखकर वो इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। उसका खाना कुछ ज्यादा ही उग्र हो गया, जिससे आसपास के लोग चर्चा करने लगे। झांग यी को कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था कि प्रलय के बाद लोग इंस्टेंट नूडल्स के एक पैकेट के लिए भी घुटने टेकेंगे और प्रणाम करेंगे। उस समय सारी सभ्यता और नैतिकता बुलबुले की तरह गायब हो जाएगी। झांग यी जब रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तभी खिड़की के बाहर से गुजर रही एक महिला रुक गई। वो लंबे लहराते बालों, खूबसूरत मेकअप और ऊंची एड़ी के जूते पहने एक महिला थी। वो फांग यूकी थी, जिसने पिछले जन्म में झांग यी की हत्या की थी। उसके बगल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त ली कैनी थी। मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए दोनों ने एक नजर डाली। वे हमेशा से ऐसे आलीशान रेस्टोरेंट में जाने का सपना देखती रही थीं। दुर्भाग्य से उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे ऐसी जगहों पर दिल खोलकर खर्च कर सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने अंदर झांकना बंद नहीं किया, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई ऐसा अमीर वारिस मिल जाए जो उन्हें चौंका दे। हालांकि फांग यूकिंग ये देखकर हैरान रह गई कि झांग यी अंदर बैठा है और उसके सामने लजीज खाने से सजी एक बड़ी मेज लगी है। क्या ये झांग यी है? वो यहाँ कैसे खाना खा सकता है? फांग यूकिंग ने हैरानी से कहा। लिन कैनिंग ने भी अचरज से अपना मुंह ढक लिया। झांग यी वो इतना अमीर है? उसने फांग यूकिंग को कुछ अस्पष्ट नजर से देखते हुए कहा। यूकिंग, तुम कितनी भाग्यशाली हो। तुम्हारा पीछा करने वाला तागुची असल में एक छिपा हुआ अमीर वारिस है। उसकी मेज पर इतना सारा खाना देखो। कम से कम 50 या 60 हजार तो खर्च होंगे। एक ही बार में इतना महंगा खाना कौन खा सकता है? लिन काइमिंग के लहजे में ईर्ष्या झलक रही थी, क्योंकि वो जानता था कि झांग यी पिछले 6 महीनों से फांग यूकिंग के पीछे पड़ा हुआ था। हालांकि फांग यूकिंग ने झांग यी को ना तो ठुकराया था और ना ही उसके साथ रहने के लिए राजी किया था। फांग यूकिंग पूरी तरह से लालची थी। वो हमेशा सोचती थी कि वो किसी अमीर खानदान के रईस से शादी करके उसकी रखेल बन जाएगी, लेकिन वो झांग यी को छोड़ना नहीं चाहती थी, जिसके पास तियानहाई में कार और घर था। इसलिए फांग यूकिंग ने हमेशा झांग यी को बैकअप के तौर पर रखा था। लेकिन आज झांग यी को अकेले ही हजारों युआन का शानदार खाना खाते देख इससे फांग यूकिंग को शक होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग यी असल में एक छुपा हुआ अमीर खानदानी हो? फांग यूकिंग ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाई और सोचने लगा। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचता, उतना ही ये सच लगने लगा, है ना?
टीवी ड्रामा में अक्सर ऐसे लोग होते ही हैं। वे साफ तौर पर बहुत अमीर होते हैं, लेकिन सच्चा प्यार पाने के लिए आम आदमी होने का दिखावा करते हैं। फांग यूकिंग को अपनी बात पर यकीन भी होने लगा। उसकी आंखें चमक उठी। अगर ये सच होता तो वो बहुत सारी परेशानियों से बच जाता। आखिरकार झांग यी उसका पीछा कर रही थी। उसे लगा कि जैसे ही वो हां कहेगी, झांग यी तुरंत उसके पास लौट आएगी। लिन कैनिंग ने भी युकिंग से कहा, चलो अंदर चलते हैं और झांग यी को ढूंढते हैं। दरअसल उसकी नजर स्वादिष्ट खाने से भरी मेज पर थी। ये एक मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट था। अंदर का खाना ऐसा था जिसे आम लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी चखने का मौका नहीं पाते। फांग यूकिंग एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, ये अच्छा विचार नहीं है। इससे उसे लगेगा कि मैं लालची हूं। क्यों ना हम बाहर इंतजार करें और दिखावा करें कि हमारी मुलाकात इत्तेफाक से हुई है। फांग यूकिंग बेवकूफ नहीं थी। वो खाने के लिए खुद को नीचा नहीं दिखाएगी। भले ही झांग यी सच में अमीर हो, वो फिर भी अपनी देवी जैसी गरिमा बनाए रखेगी। केवल इसी तरह वो झांग यी को ठीक से नियंत्रित कर सकता था और भविष्य में भी जब वे साथ हो तो उसे अपना वश में रख सकता था। इसलिए वे दोनों रेस्तरां से कुछ दूरी पर छिप गए और झांग यी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। झांग यी ने 1 घंटे से अधिक समय तक खाना खाया और खुशी से अपने गोल पेट पर हाथ फेरा। इसके बाद उसने पास के सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीदने की योजना बनाई। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि वो वॉलमार्ट के गोदाम से सामान वापस ला सकता है, फिर भी उसने पहले से ही कुछ सामान इकट्ठा कर लिया था। झांग यी रेस्टोरेंट से निकलकर सीधे सुपरमार्केट चला गया। वो सीधे आभूषण अनुभाग में गया और अलमारियों पर सजी चमकदार वस्तुओं को ऐसे देखने लगा मानो वो किसी खजाने में प्रवेश कर गया हो। अपने पिछले जीवन में उसने 2 दिनों तक इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट खाने का अनुभव किया था। उसे खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती थी। झांग यी सीधे शेल्फ पर गया और सारा खाना जैसे सॉसेज, इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट और मसाले शॉपिंग कार्ट में डाल दिया। उसने ये सब बहुत सारा खरीदा। उसकी इस हरकत से फांग यूकिंग और लिन कैनिंग दंग रह गए। झांग यी, तुम इतना सारा खाना क्यों खरीद रहे हो? क्या तुम कैंपिंग पर जा रहे हो? झांग यी ने लापरवाही से जवाब दिया। हालांकि लिन कैनिंग को शक हुआ और उसने फांग यूकिंग के कान में फुसफुसाया, क्या कोई अमीर खानदानी कैंपिंग पर इस तरह का खाना खाएगा? फांग यूकिंग भी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट में मिले भयानक भोजन के बारे में सोचकर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि झांग यी एक अमीर खानदानी है। वो दौड़कर झांग यी के पास गई और खुशामद करते हुए बोली, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? मुफ्त में काम करने के लिए लोग उपलब्ध हैं। झांग यी के पास इसका इस्तेमाल ना करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा फांग यूकिंग की बनावटी मासूमियत भरी मुस्कान देखकर झांग यी के मन में बदले की भावना भी जाग उठी। वो फांग यूकिंग को यह दिखाना चाहता था कि उसने बहुत सारा सामान जमा कर रखा है और फिर जब प्रलय आएगी और वो उससे भीख मांगने आएगी तो वो उसे सख्ती से मना कर देगा। झांग यी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। तो तुम दोनों मेरी ठेला गाड़ी धकेलने में मदद करो। फांग यूकिंग ने जल्दी से सिर हिलाकर सहमति दे दी। झांग यी ने लिन काइमिंग से भी ठेला गाड़ी धकेलने को कहा। हालांकि दोनों को संदेह था, फिर भी उन्होंने निर्देशानुसार काम किया। झांग यी ने बहुत सारा ऐसा भोजन खरीदा जिसे भंडारित किया जा सके। उसने ताजा मांस, फल, सब्जियां और कुछ जिंदा मछलियां, साथ ही इंस्टेंट नूडल्स, सॉसेज, कुछ प्रोसेस्ड मीट और डिब्बाबंद सामान रखने के लिए एक अलग ठेला भी इस्तेमाल किया। वो ये देखना चाहता था कि क्या उसके सामान रखने की जगह का ताजा खाना स्टोर करने पर कोई खास असर पड़ता है। उसके पास 3 ठेले पूरी तरह से भरे हुए थे। झांग यी, जिसके ठेले में गोमांस, भेड़ का मांस और डिब्बाबंद सामान भरा था, उसने खास तौर पर उन 2 महिलाओं को उसे धकेलने का काम सौंपा था। उसका वजन कम से कम 400-500 पाउंड रहा होगा, जिससे वे बुरी तरह पसीना बहा रही थी। फांग यूकिंग ने मुंह फुलाते हुए शिकायत की, झांग यी, तुम इस सब सामान से कितने लोगों को खिला रहे हो? क्या तुमने कोई कार्यक्रम आयोजित किया है? तुमने मुझे बताया नहीं। झांग यी ने व्यंग्य करते हुए कहा, दुनिया खत्म होने वाली है, मैं सामान जमा कर रहा हूं। फांग यूकिंग को लगा कि झांग यी मजाक कर रहा है। ओ, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? मैंने आज तुम्हारी इतनी मदद की है, बाद में मुझे डिनर पर ले चलो, ठीक है? फांग यूकिंग की आंखों में इशारे थे। वो उम्मीद कर रही थी कि झांग यी उसे किसी मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाएगा। झांग यी के होंठ हल्के से मुड़े। ठीक है, लेकिन मैं आजकल काफी व्यस्त हूं, अगले महीने कैसा रहेगा? फांग यूकिंग ने खुशी से कहा, ठीक है, पक्का। लिन केनिंग जल्दी से पास आ गई। वाह, हम सब बस ठेला धकेलने में मदद कर रहे हैं और हमें इतना बड़ा खाना मिल रहा है। वो स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। लिन कैनिंग की अभद्रता और फांग यूकिंग को फिर से घूरते हुए देखकर, लेकिन लिन कैनिंग ने अनदेखा करने का नाटक किया। झांग यी सामान का भुगतान करने चला गया। इस अकेले सामान की कीमत 10,000 युआन से अधिक थी। उसने बिना पलक झपकाए भुगतान कर दिया। आप जानते हैं, प्रलय के समय में इन सामानों का मूल्य कम से कम 10,000 गुना अधिक होना चाहिए। क्योंकि झांग यी ने बहुत सारा सामान खरीदा था, इसलिए सुपरमार्केट ने उसे तुरंत एक शॉपिंग कार्ट दे दी। झांग यी ने बिना किसी औपचारिकता के दोनों महिलाओं को सामान घर तक धकेलने में मदद करने का आदेश दिया। वास्तव में उसके पास अपनी कार थी और वो खुद सामान वापस ले जा सकता था, लेकिन चूंकि मुफ्त में काम मिल रहा था, उसने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। हालांकि पीछे बैठी दोनों महिलाएं रो रही थी, लेकिन जब झांग यी ने उन्हें एक शानदार दावत देने का वादा किया तो वे तुरंत आ गए।
इसलिए राहगीरों की हैरानी भरी निगाहों के बीच उन तीनों ने सामान से भरी 3 बड़ी गाड़ियां धकेलते हुए वापस बस्ती में प्रवेश किया, हिमपात से पहले। मेरा पुनर्जन्म हुआ था। जैसे ही मैं जागा, मैंने ऋण लिया और एक भोज के लिए 500 मेजें बुक की। अभी अभी झांग यी और अन्य 2 ने सामान से भरी 3 बड़ी गाड़ियां धकेलते हुए बस्ती में प्रवेश किया है। रास्ते में कई पड़ोसियों ने यह दृश्य देखा और वो इस पर चर्चा किए बिना नहीं रह सके। झांग यी को देखे जाने का डर नहीं था। आखिर कुछ पड़ोसियों ने उसे सुपरमार्केट में खरीदारी करते हुए देख लिया था और फांग यूकिंग और लिन कैनिंग तो बाद में ये बात जरूर फैला देंगे। डुओ इसे छुपा रहा था, उसका कुछ भी करने का इरादा नहीं था। उसने तो ये भी अनुमान लगा लिया था कि प्रलय के दौरान कई लोग उसके घर में घुसकर सामान चुराने की कोशिश करेंगे। उसने ये सब खुद देखा था। फिर भी उसे डर नहीं था, क्योंकि उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी ताकि वे लोग जो कुछ भी हो रहा है उसे देख सकें, पर उन्हें कुछ भी ना मिले और वे केवल क्रोधित हों। झांग यी और उसके 2 साथियों को इतना सारा सामान लेकर लौटते देख अपने पोते को सैर पर लेकर आई एक बुजुर्ग महिला पास आई। ठेली में रखी खाने और ताजी गोमांस को देखकर वो तुरंत ललचा गई। क्या तुम गोदाम से बस इतना ही सामान निकाल रही हो? तुम शायद इन सब का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। पड़ोसियों के साथ थोड़ा क्यों नहीं बांट लेते? अपने पिछले जीवन में उसने भी चालाकी और लालच दिखाकर झांग यी से कुछ खाना मांग लिया था, लेकिन जब सारे पड़ोसी झांग यी के घर पर उसे लूटने के लिए टूट पड़े, उसने न केवल उन्हें रोका नहीं, बल्कि वो उन युवाओं से भी ज्यादा ऊर्जावान लग रही थीं। फैंग यूकिंग और लिन काइमिंग इस महिला को उकसाना नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा कि झांग यी ने ये सब चीजें खरीदी थीं और वे बस उन्हें लौटाने में उसकी मदद कर रही थीं। आंटी लिन की नजरें तुरंत झांग यी पर पड़ी। छोटे झांग, लगता है ये तुम्हारे गोदाम से है। आंटी लिन के साथ कुछ बांटोगे? जैसे ही उसने ये कहा, उसका पोता शियाओहू पहले ही एक ठेले पर चढ़ गया था और चॉकलेट का एक डिब्बा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया था। उसके छोटे कद को कम मत समझो, उसकी नजरें बहुत तेज हैं। सुपरमार्केट में उस आयातित चॉकलेट के डिब्बे की कीमत 200 युआन से ज्यादा है। बिना कुछ कहे झांग यी ने सामान वापस छीन लिया। माफ कीजिए, मैं ये सब चीजें अपने पास रख लूंगा। वैसे भी दुनिया का अंत जल्द ही आने वाला है। अब तो वो इतना आलसी हो गया है कि शिष्टाचार भी नहीं बरतता। आंटी लिन का चेहरा अचानक बदल गया। झांग यी द्वारा समुदाय के मुखिया के प्रति किए गए इस अनादर ने उन्हें बहुत क्रोधित कर दिया, खासकर तब जब झांग यी द्वारा उनके पोते को खींचकर ले जाने के बाद वो रो रहा था और चॉकलेट मांग रहा था। बच्चे नहीं समझते, आप उसे एक चॉकलेट क्यों नहीं दे देते? इसे मेरी खरीद समझिए, मैं आपको बाद में चुका दूंगी, आंटी लिन ने गंभीर स्वर में कहा। झांग यी मुस्कुराया। अब जब सब कुछ एक ही इमारत द्वारा भुगतान किया जाता है तो भुगतान करना अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक है। बाद में चुकाने का उसका क्या मतलब था? जाहिर है, झाओ ने कहा, मैंने इसे खुद खाया है। अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो आकर मुझसे खरीद लो। झांग यी ने ताना मारा, फिर फांग यूकिंग और लिन कैनिंग को जाने के लिए कहा। उनके जाते ही उन्होंने आंटी लिन की तेज आवाज में गालियां सुनी। झांग यी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। आंटी लिन का बेटा और बहू बाहर काम कर रहे थे और वो घर पर अकेले अपने पोते की देखभाल कर रहे थे। आंटी लिन आमतौर पर सिर्फ 1 दिन का राशन खरीदती थी, इसलिए प्रलय के बाद उनका राशन सबसे पहले खत्म हो गया। झांग यी ने उस समय दयालुतावश उनकी मदद की थी, लेकिन इस जीवन में उनकी मदद के बिना ये चमत्कार ही है कि ये निर्दयी बुढ़िया और उसका शरारती पोता शियाओहू 10 दिन भी जीवित रह पाए। झांग यी लाशों से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं कि वो निर्दयी था, बल्कि इसलिए कि उस दिन के बाद हर कोई जीवन मरण के लिए संघर्ष करेगा और दूसरों का भाग्य तो स्वाभाविक रूप से उसके काम पूरा होने के बाद ही तय होगा। तीनों सामान से भरी गाड़ियां घर पहुंचाने के बाद झांग यी ने उन्हें जाने को कहा। सुबह जल्दी उठना मत भूलना। फेंग यूकिन ने शरारती अंदाज में झांग यी को आंख मारी।